हेलो आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम करने वाले हैं बिहार एससीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो अच्छी बात है। एससीईआरटी आपको बिहार की इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें बिहार स्पेशल और हमने अपने क्या किए हैं नोट्स में, हमने अपने नोट्स में पूरे लेटेस्ट डेटा को भी इसमें ऐड किए क्योंकि एससीईआरटी लेटेस्ट डेटा ऐड नहीं है, पुराना प्रिंट है ये। तो हमने उसमें क्या किया है कि अब जो लेटेस्ट डेटा है ना उसको भी हम सब चीज़ों में ऐड करके लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले इसमें आपको हम पूरे नोट्स को कराएंगे हर एक चैप्टर वाइज। जैसे क्या करेंगे, हम पहला चैप्टर आपका ये वाला खंडकों का हम करा लिए, ये पूरा थ्योरी कराएंगे। थ्योरी कराने के बाद से आपको क्या करेंगे, फिर हम एमसीक्यू पे लेके चलेंगे। जैसे एमसीक्यू देख, जैसे ये आपका एमसीक्यू है, देखिए आपका बिहार एससीईआरटी ज्योग्राफी लिखा है ना, बिहार एससीईआरटी ज्योग्राफी। तो हम इसको करेंगे हर एक चैप्टर वाइज। देखिए खंडकों का, भारत को इकाई, संसाधन, एक एक लाइन है और ये बहुत बुलेट पॉइंट है। देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन हमने बनाया। बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल का जरूर है। लेकिन हाँ, लूजी पूजी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हर चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू तैयार किया है। तो आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले थ्योरी दी जाएगी और उसके बाद आपको एमसीक्यू दी जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपके सामने कर रहे हैं खंड को, जिसका नाम है खंड को, और ये है इकाई 1 जिसका नाम है भारत, संसाधन और उपयोग। आप एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, तो आप देखेंगे खुद न खुद आप कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आपके सभी पॉइंट को हम पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट हमने नोट किए हैं कि मृदा, जल, भूमि और खनिज भौतिक संसाधन के क्या हैं, ये उदाहरण हैं। वनस्पति, वन्यजीव और जलीय जीव जो होते हैं वो जैविक संसाधन के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैविक संसाधन का मतलब कि जिसमें जान हो, जिसमें वो मतलब सजीव वस्तु हो। भूगोलविद एक जिम्मरमैन साहब हैं जिनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या होते हैं, बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं बल्कि क्या होते हैं, बनते हैं। ये जिम्मरमैन का कथन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार हम देखेंगे अलग अलग। तो पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है आपका जैव संसाधन, जिसमें आपके मनुष्य, वनस्पति, पशुधन और अन्य प्राणी आएंगे। दूसरा होगा अजैव संसाधन, जिसमें चट्टान, धातु और खनिज आएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका अगला पॉइंट कि उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार के हैं। एक पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो नवीकरणीय में देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, विद्युत है और वन है, जिसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज का नाम देते हैं। मतलब कि जो आपका क्या होता है, जिसका पुनर्चक्रण होकर दोबारा वो बनते रहता है अपने मन से। और दूसरा है कि अनवीकरणीय, जिसको नॉन ड्यूनेबल, जिसको बनने में लाखों हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, जो मतलब कि टाइम ज़्यादा लगता है जिनको बनने में, उसको हम बोल सकते हैं। देखिए हमने सभी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर कट में लिखा हुआ है, इसको आप समझने में आसानी होगा। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, इनको बनने में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। तीसरा चीज़ है आपका कि स्वामित्व के आधार पर हम चार प्रकार के संसाधनों को बांटते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत का मतलब नहीं होता अपना प्राइवेट संपत्ति है, सामुदायिक का मतलब इसमें सबका है, और राष्ट्रीय का मतलब ये नेशनल लेवल का है, देश का है, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे है। उसके बाद से हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। करा कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव और समुद्री जीव, जैसे आपका 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र का वो समुद्री जीव होगा, ये सबके सब राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब यदि महासागर का क्षेत्र 200 किलोमीटर तक का है तो वो आपका राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद है कि किसी देश की जो तटरेखा है उस तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र है, जिसको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या, यानी तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी आपकी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, इसको याद रखिएगा। मैंने केवल बुलेट पॉइंट आपके नोट किए हैं। यदि आपको पूरे के पूरे इसकी सीरीज चाहिए एमसीक्यू के साथ साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए आपको यदि लेना है टीआरई 4 स्पेशल के लिए,
तो बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री और जियोग्राफी का एक हमने पीडीएफ लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत कम कीमतों पर उपलब्ध है। बहुत कम कीमत है, 6 से 10 तक का TRE 4 के महत्वपूर्ण सेशन होंगे। इस महत्वपूर्ण आपके लेटेस्ट पैटर्न हैगा, बिहार एससीईआरटी रियल होगा, टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें, हर चैप्टर वाइज MCQ होंगे और साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, किसी को एनसीईआरटी चाहिए तो एनसीईआरटी भी अवेलेबल है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नंबर आपका दिया गया है 790585, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नंबर, एक बार देख लीजिए। इस नंबर को आप लोग ध्यान दे लें, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ये वाला जो नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपकी सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। बहुत कीमत उपलब्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा करके ये। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में जो खनिज और कोयला है उसका प्रचुर मात्रा में भंडार है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रचुर है। कौन कौन सा? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट आप स्टार लगा लीजिएगा कि बिहार राज्य चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिजों में क्या है, तो बहुत रिच है, बहुत धनी है। यहाँ पर इस आपके प्रचुर मात्रा में बिहार में चूना पत्थर और पायराइट पाई जाती है। बिहार स्पेशल से संबंधित तथ्य है, ये नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में लेकिन विकास नहीं है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा परंतु जल दृष्टि से निर्धन है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा कि जल तो है लेकिन वहां पर विकास नहीं, क्योंकि वहां पर संसाधन नहीं है, उसका उपयोगिता कम है। और राजस्थान में आपके सौर ऊर्जा की दृष्टि से, पवन ऊर्जा की दृष्टि से बहुत धनी राज्य है, लेकिन वहां पे जल नहीं है, तो जल की दृष्टि से वो निर्धन राज्य है। देखिए आपको ये कंप्लीट जो नोट्स है ना, हमने खुद बनाए हैं, और इतना करने के बाद से आपको बुक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी है। आपको लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा 7905858205। और कुछ फ्री मटेरियल्स भी बहुत सारे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे लिंक दिया गया, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज फ्री चलाई जाएगी कुछ ही दिनों के बाद से, तो हम इस पे प्रिपेयर हो रहे हैं अभी। अभी तो हम आपको नोट्स बना कर दिए हैं, MCQ भी दिए हैं। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बहुत अच्छा नोट्स भी है। और आपका MCQ तभी हम कराएंगे तो आप खुद देख लेंगे, आपको खुद चाहेंगे कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा चीज़ है, सुनहरा मौका है, आप ले सकते हैं। वरना इसकी प्राइस हो सकता है इंक्रीज हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अभी प्राइस इसकी बहुत कम रखी गई है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, जल, महत्वपूर्ण जो खनिज है और मौलिक अवसंरचना में यहाँ पर कमीज है। देखिए आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, इसी में से आपका बनेगा। उसके बाद से महात्मा गांधी का एक कोट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे लिए पेट भरने के लिए नहीं है। कह रहा है कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रही है, महात्मा गांधी का कथन है। अगले कुछ आंदोलन से संबंधित बातें हैं कि मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि पद्धति का विस्तार किया गया था। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि पद्धति का विस्तार किया गया है। चलिए अगले पॉइंट हम आते हैं। अगला पॉइंट है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 में 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। कब की बात है? 1968 में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम के द्वारा किसकी वकालत की गई थी? तो संसाधन संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण है, उसे हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि स्टॉकहोम में जो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? तो 1972, और किस लिए हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु। ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद से हम आपको पता है कि हर साल हम 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए हर बार 5 जून का जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसकी थीम पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? थीम। चलिए इस बार जान लीजिए कि 5 जून 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसका जो मेजबान देश की हम बात करेंगे, फोकस कंट्री, मेजबान देश जो है वो अजरबैजान बाकू है। अजरबैजान बाकू। ठीक है, इस बात को समझ गए।
उसके बाद से यूएनईपी के द्वारा ये संस्था रन की जाती है। मुख्य फोकस था जलवायु कार्रवाई और प्रकृति आधारित समाधान। सबसे पहले हम इसकी थीम की बात करते हैं। जो हमारा इसका थीम है वो पूछता है, वो थीम है कि प्रकृति प्रकृति से प्रेरित प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए हमारे भविष्य के लिए, ये हिंदी में है। यदि हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो ये है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर, ठीक, फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो जो फैक्ट हम आपको बताए हो याद रखिएगा। ये करंट अफेयर से भी क्वेश्चन एक आपको इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस इतना आपको पता हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। उसमें मेजबान देश अजरबैजान है जो बाकू है। थीम इसकी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इंग्लिश में कहें तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर। इतना समझ गए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े हम। ठीक, करा कि 1974 में करा कि सुमशेर की जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, पूछ देगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसकी है? सुमशेर की है। में गांधी जी के विचार विकसित किए गए। पूछेगा किस राजनीतिक व्यक्ति के विचार प्रस्तुत किए गए हैं, तो गांधी जी का। किसमें? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद है कि ब्रंटलैंड, जिसको ब्रूटलैंड बोलते हैं, आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत 1987 का जो प्रतिवेदन है वो संसाधन संरक्षण के संबंध में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास पर जोर दिया गया। ब्रूटलैंड कमीशन के द्वारा किस पर जोर दिया गया? तो हमारे सतत विकास पर जोर दिया गया। उसके बाद है कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो देखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन 3 पृथ्वी सम्मेलन अभी तक हुआ है। पहला है जो पहली बार हुआ था वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो के शहर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसमें +5 सम्मेलन कहा जाता है इसको। तीसरा 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन 3 है, तीनों याद रखिएगा, 1992, 1997, 2002। उसके बाद हम आते हैं एजेंडा 21। एकदम हूबहू हमने बुक की पॉइंट को लिखा है, अपने पॉइंट से कोई भी ऐड हम नहीं किए हैं। एजेंडा 21, जिसको हम कार्यक्रम 21 के नाम से जानते हैं, इसमें आपके किस प्रकार के कार्यक्रम मतलब एजेंडों की बात की गई थी, जिसपे चर्चाएं हुई थी। ये 800 पृष्ठीय का एक घोषणा पत्र है और इसको गति देने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई थी। क्लियर है हमारी बात? अब आते हैं हम कि क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो सम्मेलन के बारे में। सबसे पहली बात कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में। किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। उसके बाद है कि 159 देशों ने इस क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC और क्लोरोफ्लोरो जो होते हैं वो, सल्फर हेक्साक्लोराइड को जिम्मेदार माना गया था कि ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। कह रहा है कि यूरोपीय संघ 8%, यूएस से 7%, जापान 6% गैसों की कटौती में सहमति की। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इस गैसों में इतने % की कटौती करेंगे। कह रहा है कि इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन का भी नाम दिया गया। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट आप देखिए। अब इसी में हमने क्या कर लिया, आपको इकाई 1 करा लिया। अब इससे संबंधित हम जितने MCQ हैं उन MCQ को करेंगे। अब देखिए मैं आपको करा रहा हूँ इस चैप्टर का MCQ। अभी आपको कॉन्फिडेंस देखिए कितना लेवल होगा, क्योंकि आंसर तो इसमें हमने हटा नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आंसर हटा को ही देखेंगे। आप देखिए, चलिए ये तो अभी आपने पढ़ के आए हैं, तो ये तो आप भी बता सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किस भूगोलविद का है? अभी आप पढ़ के आए हैं, चलिए बताएंगे। तो इसके जिम्मरमैन साहब ने इस बात का पुष्टि किया था, ये शायद आपको भी पता होगा। जिम्मरमैन साहब के द्वारा यह किया गया था। जिम्मरमैन ऑप्शन नंबर आपके बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, आप यदि आप पढ़े होंगे तो सारे के सारे आंसर आप लगा लेंगे। चलिए ये थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है आपका कि मृदा, जल, भूमि और खनिज ये जैविक संसाधन के क्या हैं, तो प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति, वन्य जीव और जलीय जीव भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसका क्वेश्चन आप बताएंगे, इसको क्वेश्चन को हमने आपको पहले बताया है। यदि आप थोड़ा सा भी हमारी बात पे ध्यान दिए होंगे तो जरूर आप इस क्वेश्चन के आंसर कर ले जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पहला ऑप्शन है कि क्या ऊपर है कि न ही एक है न ही दो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताइए, सीधा उल्टा दे दिया गया, मतलब इसका ये दे दिया गया और इसका ये दे दिया गया। मृदा, जल, भूमि, खनिज क्या ये आपके जैविक संसाधन है? क्या इसमें जान है? नहीं है ना, ये अजैविक संसाधन है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा, ये भौतिक संसाधन नहीं है, बिल्कुल ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है इसमें, तो करेक्ट नहीं है। तो न ही एक न ही दो, यही ऑप्शन आपका मिल गया। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ आते हैं। अभी आप पढ़ के आए हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं हम। हमको हटा देना चाहिए था, चलिए अगले चैप्टर से हम इसको हटा लेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अभी आपने देखा क्या, उत्पत्ति के आधार पर अभी आपने देखा था कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से अपने संसाधन को देखा था। अगला पॉइंट है, संसाधनों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, ये विचार करिए, क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने है। कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैसे आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय भागों में बांटा गया। पहला ऑप्शन है ये। तो मेरे ख्याल से ये क्या है, सही है कि गलत? ये तो मेरे ख्याल से सही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। जबकि कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, बिल्कुल ये भी सत्य है। दोनों के दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो इसमें से आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं। तो हम पहले चैप्टर का थ्योरी करेंगे, उसके बाद इन सब का हम एमसीक्यू करेंगे। आप देखेंगे एक एक पॉइंट का आपका एमसीक्यू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन का सही उदाहरण है। अजैव, जिसको हम अबायोटिक का नाम देते हैं, क्या मनुष्य अबायोटिक है? नहीं, जैव संसाधन है। मनुष्य, और इसके बाद वनस्पति, ये भी इसमें भी जान पाया जाता है, ये भी सजीव है, पशुधन भी है। तो हमारा जो चट्टान और धातु है ना, अबायोटिक है, मतलब ये अजैव संसाधन के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको इसके पेड नोट्स चाहिए तो 7905858205 पर व्हाट्सएप कर लीजिए। बिल्कुल कम कीमतों पर उपलब्ध है। हम बता दें आपको कि 99 रुपीज़ में आपको दोनों पीडीएफ, आपको हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी भी मिलेगा, जिसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स जो हमने पढ़ा रहे हैं वो भी होगा फुल, और उसके साथ ये जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है इसकी भी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो आप फटाफट इस लाभ उठा लें इस ऑफर का, वरना ये ऑफर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 7905858220 पर व्हाट्सअप कर लें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अगली बार से हम इस क्वेश्चन को हटा लेंगे, तब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वामित्व मतलब ओनरशिप के आधार पर संसाधनों के प्रकारों के संबंध पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 4 प्रकार, मतलब कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में विभाजित किया गया है। क्या ये कथन सही है कि सही नहीं है, आप बताइए। क्या ये कथन सही है कि नहीं? बिल्कुल ये सत्य बात है, पहला तो ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है कि जीवाश्म ईंधन और कोयला स्वामित्व के आधार पर बने संसाधनों के प्रमुख उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। तो केवल का केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एक ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको दिमाग पर लोड डाल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी का जो समुद्री क्षेत्र है उसको हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल 100% सही है, हम अभी पढ़ के आए हैं। दूसरा, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है वो खनिज पदार्थ और वन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही या कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्या है, कोई भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो आने वाली भूमि है, खनिज पदार्थ है और वन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। ये तो आना ही चाहिए, बिल्कुल दोनों के दोनों कथन आपके सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है इसमें, तो करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
ये अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ के आए हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका, मैंने बोला ना, इसको याद रखिएगा। ये कथन कोट करके पूछा जाएगा ये किसका है। तभी आपने पढ़ा ये महात्मा गांधी का कोट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है कि संसाधनों के संदर्भ में देखिए आपको थोड़ा सा जो एमसीक्यू नॉर्मल है वो भी मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल डिफिकल्ट मिल रहा है, नहीं। लेकिन हाँ, हम आपको आदत डालना है, बीपीएससी जिस पैटर्न पे पूछ रहा है उसी पैटर्न पे हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिज कोयला प्रचुरता मात्रा में। दूसरा है कि खनिज चूना पत्थर और पायराइट खनिज है ये, मतलब जो बिहार है वो चूना पत्थर और पायराइट खनिज में, अभी आपने देख के आया, तो कथन बिल्कुल सत्य है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिज और कोयला का प्रचुरता में है, ये भी सत्य है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह रहा है कि जल संसाधन की प्रचुरता परंतु विकास की कमी है वहां पर, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। राजस्थान में कह रहा है कि सौर और पवन ऊर्जा की संभावना परंतु जल की कमी, बिल्कुल सत्य बात है। यानी सभी के सभी जो चारों युग में है वो चारों युग में आपके क्या है यहाँ पर, तो सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण और संसाधन संरक्षण के जुड़े आंदोलनों के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, आप देखिए यहाँ पर। क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी बात सही है। अब देखिए अगला कौन सा पॉइंट है, अगला देखिएगा, कह रहा है कि वर्षा जल संचयन कृषि पद्धति का विस्तार उस संदीप पांडे के द्वारा किया गया था। क्लब ऑफ रोम जो है वर्ष 1972 में संसाधन संरक्षण की वकालत करता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर सही है। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो 1972 में हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो आप बता देंगे, ये हुआ था आपके स्टॉकहोम में। कहां पर, स्टॉकहोम में। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा था, प्लीज एक शेयर जरूर कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट करें कि हाँ आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्या आपको अपने सुझाव को जरूर दें, पॉजिटिव कमेंट प्लीज जरूर कर दें, एक लाइक का बटन जरूर लगा दें कि मुझे भी एक मोटिवेशन के तौर पे हमको अगली वीडियो लाने में थोड़ा सा भी टाइम ना लगे और आपको जल्दी जल्दी आपके सामने रेगुलर वीडियो आती रहे। और जिन भाई बहन को पीडीएफ चाहिए वो प्लीज उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है लेकिन यहाँ जल और मौलिक संरचना में कमी है, बिल्कुल बात सत्य है ये। मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, बिल्कुल ये भी बात सत्य है। इसलिए मतलब दोनों के दोनों कथन इसमें क्या है, तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों के बाद से हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में बताया है कि कब बताया था, तो ये बात है आपकी 1972 की। 1972 में आपका स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, उसी समय से 5 जून को हर वर्ष आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ध्यान दें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, किसी देश की जो तटरेखा है उस तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र है वो समुद्री क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है, मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें से क्या है, तो सही है। 13 के बाद 14 कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये आपने अभी देखा था कि महात्मा गांधी का कोट है ये। अगला पॉइंट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद से 15। अब आपको इन युग्मों पर विचार करना है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। कि संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये क्या खनिज और कोयला से प्रचुरता यहाँ पर ज्यादा है, बिल्कुल सत्य बात है। बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर चूना पत्थर और पायराइट है। यदि हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की तो जल संसाधन की प्रचुरता है लेकिन यहाँ पे विकास की कमी है। तो सभी के सभी जो ऑप्शन इसमें है वो सभी के सभी सही हैं। वो रिपीट हो गया, सॉरी, ये भी आपके सामने रिपीट है, इसमें आपका क्लब ऑफ रोम शामिल नहीं है ये।
क्यों रिपीट हुआ इसको हम दोबारा देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कि 1974 में जो सुमशेर की जो पुस्तक है उसमें महात्मा गांधी के संसाधन संरक्षण संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं। तो उस बुक का नाम क्या है, सुमशेर की पुस्तक का नाम? तो उसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा चलिए, कुछ क्वेश्चन थे रिपीट, उसको हमने स्किप किया है। आप तो नंबरिंग पे ध्यान ना देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि जो ब्रूटलैंड आयोग है उसके द्वारा 1987 में प्रस्तुत प्रतिवेदन किस मुख्य अवधारणा पर आधारित था जो संसाधन संरक्षण में कारगर सिद्ध हुआ था? तो इसको बोलते हैं सतत विकास, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो ये क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी सम्मेलनों के संदर्भ में विचार करना है। पहला है, पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, दूसरा, जिसको हम +5 सम्मेलन भी कहते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। तृतीय विश्व सम्मेलन 2002 में हुआ था, जिसको जो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तीनों के तीनों अभी हम पढ़ के आए हैं, तो तीनों के तीनों कथन क्या है इसमें सही है। एजेंडा 21, अब की बात समझिए। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कह रहा है कि यह राष्ट्रीय 8 पृष्ठ का था, यह घोषणा पत्र, बिल्कुल बात सत्य है। इसे लागू करने के लिए सभी देशों को बाध्य किया गया, यही बिल्कुल गलत बात है, किसी को भी इसमें बाध्य नहीं किया गया था। और यह वैश्विक पर्यावरण कोष की स्थापना करने के लिए बनाया गया था और यह रियो सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट है कि जो इसमें बात सत्य नहीं है। अब हम बात करते हैं क्योटो सम्मेलन की। क्योटो सम्मेलन के बारे में आप देखिए, क्योटो सम्मेलन क्या कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए आयोजित हुआ था। एग्जैक्ट, क्लियर, सही है ये बात। अगला पॉइंट इसमें क्या है? इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें कुल 159 देशों ने भाग लिया और 6 गैसों को, जैसे आपका CO2 है, मीथेन है एंड नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी के सभी इसमें जिम्मेदार माना गया था, भी बात सही है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट बात है। तो तीनों के तीनों कथन इसमें क्या है, तो सही है ऑप्शन नंबर आपका बी। और इसमें आपको पता है कि USA, जापान और एक कंट्री और है जो 8%, 7% और 6% उत्सर्जन को कम करने की बात भी कहे थे। अब वही क्वेश्चन आ भी गया, देखिए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो आपके थ्योरी वाली बुक में है। कह रहे कि जो क्योटो सम्मेलन 1997 के तहत वो देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यूरोपीय संघ ने 8% कटौती की बात कहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 7% कटौती की बात कही गई थी, वहीं पे जापान के द्वारा 6% की बात की गई थी। तो सभी के सभी ऑप्शन इसमें क्या है, युग्म सही है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन, ये अगले चैप्टर में है। तो हम ये आपका खंड ख है, देखिएगा ये खंड ख है प्राकृतिक संसाधन। ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, पहले इसकी थ्योरी करेंगे फिर इसकी हम MCQ करेंगे।